नमस्कार सभी को। तो जीएस की तीसरी क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगली सीरीज में रेलवे की स्पेशल क्लास में आज तीसरी क्लास है, जिसमें आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पौधों में डॉट डॉट हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो किस हार्मोन्स के कारण वो पौधे जो होते हैं प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी होता है, ठीक, उसका पेड़ जिस ओर सूर्य जाता है उसी ओर घूमता जाता है। ठीक, तो बताइए कि इसमें कौन सा हार्मोन ज्यादा सक्रिय होता है, ये किसके कारण होता है ऐसा, जो पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, अब्सिसिक अम्ल है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक, देखो जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, इसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो सूर्य की ओर घूमते जाते हैं, सूर्य की ओर ही झुक जाते हैं, प्रकाश की ओर। जैसे आपने सूरजमुखी का देखा होगा, जिस ओर सूरज जाता है उसी ओर घूमते जाते हैं। ठीक, जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी जो खोज है डार्विन ने की थी। खोज इसकी किसने की थी? डार्विन ने। डार्विन का नाम सुना होगा, इसकी खोज डार्विन ने की थी। डार्विन वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, अब ये जो हार्मोन होता है, ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, ये कोशिका विभाजन में काफी इम्पोर्टेंट है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करता है। और बहुत सारे हैं, तो इसमें हम दो तीन आपको लिखा देते हैं, इनको नोट्स बना लीजिए। साइटोकाइनिन के बारे में बताया हमने कि ये कोशिका विभाजन करता है। ठीक, कोशिका विभाजन में सहायक है, जिससे क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ती है। और अगला है अब्सिसिक अम्ल। अब्सिसिक अम्ल, अब्सिसिक अम्ल, ये जो अम्ल, ये एक हार्मोन है। ये क्या होता है कि देखो, इसमें कई सारे आपको याद रखना। अब्सिसिक अम्ल जो होता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। ये वृद्धि को रोकता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, एक और होता है इसका इम्पोर्टेंट, जो पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं, तो उनके समय जब वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के समय उनके रंध्र को बंद करता है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों को बंद करता है। ठीक, रंध्रों को बंद करता है। वाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों को बंद करता है कौन? आपका ये अब्सिसिक अम्ल। ठीक, दो और लिख लीजिए। एक होता है एथिलीन। एथिलीन होता है, एथिलीन हार्मोन होता है। ये क्या होता है? ये एक गैस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाने वाला, गैस अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। और इससे क्या होते हैं? फल पकते हैं, फल पकते हैं।
ठीक, एथिलीन की वजह से फल पकते हैं, जैसे खरबूजा के बगल में खरबूजा पक जाता है देख के, वैसे ही उसका कारण क्या होता है? एथिलीन गैस। ठीक है। और एक फ्लोरिंज, एक और होता है, लिख लो इसको। एक ये होता है फ्लोरेंजिस, हार्मोन ही है। ठीक। इससे क्या होता है? फूल, और फूल हैं जैसे पत्ती हैं, फूल खिलते हैं, ये फूलों को खिलाने वाला हार्मोन, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन, ये हार्मोन कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन की वजह से पौधे क्या होते हैं, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीजन खोज डार्विन ने की थी। ठीक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिससे पौधों की लंबाई आती है। अब्सिसिक अम्ल पौधों की लंबाई को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। और वाष्पोत्सर्जन के समय में क्या होता है? रंध्रों को बंद कौन करता है? अब्सिसिक अम्ल, एक जो हार्मोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्मसभा ब्रह्मसभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह कौन थे? इसका आंसर लगभग पता होगा, बताइए जरा कमेंट में। ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक। ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिक भारत का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में, यहाँ पे लिख लेंगे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक, इसी के एक साल बाद सती प्रथा का अंत होता है। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में। ठीक। इसमें भी मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहयोग से, या इनके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन होता है, वहां पे ये 1893 में गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो। ठीक। शिकागो धर्म सम्मेलन में ये गए थे, स्वामी विवेकानंद। ठीक। दयानंद सरस्वती के बारे में क्या पढ़ा है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। एक सत्य शोधक समाज पूछा जाता है, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन गया था? स्वामी विवेकानंद। ठीक। 1893 में।
आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1829 में और 1828 में, और उसी के एक साल बाद 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर है, रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है, अमीटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाह को कौन नापता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। अमीटर से ही विद्युत प्रवाह को नापा जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर। विभवांतर नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा नापी जाती है, लेकिन धारा की प्रबलता नापी जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक, ये कम से कम विद्युत धारा कितनी कम हो सकती है, कितनी ज्यादा हो सकती है? एकदम कम से कम विद्युत धारा को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत धारा नापी किस में जाती है? अमीटर से। विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5, 7, 14, 11। सबसे पहले परमाणु में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे जब तक उसका परमाणु क्रमांक नहीं याद होगा? नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 7 होता है। और परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो कोई भी, जैसे हम कहें कि एक प्रकार से ये कोई तत्व है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? ये P है और यहाँ पे P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अगर उदासीन है तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी यही होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जब उदासीन हो, मतलब यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया हो, तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और यहाँ पे 14 क्या दिया है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 14 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें हम प्रोटॉन को घटा देंगे, कितना? 7। इसमें जब 7 घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? न्यूट्रॉन निकल आएगा। क्योंकि यहाँ देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये यहाँ पे केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो जब ऊपर वाले में नीचे वाला घटा देंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन बचेगा 7। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? पहला ऑप्शन है घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या में वृद्धि, परमाणु संख्या में कमी। ठीक, तो पहले ये देखो कि यहाँ पे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी वही वाली किसने तैयार की थी? मोसले ने। ये मोजले भी लिखा होता है, मोसले। ठीक, इसको किसने तैयार किया था? 1913 में मोसले ने इसको तैयार किया था। ठीक, और ये किस पर आधारित है? तो ये आपका परमाणु क्रमांक पे आधारित है। परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या, ठीक, इसी पे आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर रखा गया। लेकिन इससे पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवर्त सारणी में, कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दाएं दाएं से बाएं जाने पे परमाणु आकार, त्रिज्या, आयनन विभव, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस पे आगे बात होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। कोई वस्तु को ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। चलिए ऑप्शन देखो, इसकी गतिज या स्थितिज, इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। बी ऑप्शन है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। सी ऑप्शन है, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और डी ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है, कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है, तो जैसे कोई वस्तु ऊंचाई पे रखी है, मान लो m द्रव्यमान कोई वस्तु है, h ऊंचाई पे रखी हुई है, ठीक। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, ठीक। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब है जितना ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जितना ऊपर वस्तु होगी उतना क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी जितनी ऊंचाई पे होगा। और अगर ऊपर से कोई वस्तु घट चली आ रही नीचे, मतलब ऊंचाई घटती जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा भी घटती जाएगी, ठीक। और कोई भी वस्तु स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है। तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। किसी भी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किसी भी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा होगी, सब ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग में संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग वो होते हैं जो रेंगते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, या कशेरुकी कह सकते हैं, पूंछ होती है, ये भी कह सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो रेंगते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है और पूंछ होती है, वो सब क्या होते हैं, सरीसृप में आते हैं। मगरमच्छ पता ही है, रेंगता है, पूंछ होती है। सांप रेंगता है। कछुआ, कछुआ में भी पूंछ होती है। लेकिन मेढक जो होता है, मेढक, मेढक जो होता है, ये एक ऐसा है जो सभी जगह पाया जाता है, जल में, थल में, ठीक। तो ये उभयचर में आता है, किस में आता है, उभयचर में।
उभयचर, ये उभयचर में आता है। ठीक। और मेढक एक ऐसा जीव है जो तीनों अवस्था में ये तीन चीजों से सांस लेता है। सांस किससे किससे लेता है? तो ये किससे लेता है? गिल्स से भी लेता है, गिल्स। ठीक। त्वचा से भी लेता है, गिल्स से, त्वचा से और फेफड़ों से। अब तीनों अवस्था में कैसे लेता है? जब ये छोटा होता है पानी में होता है, जब ये जल में होता है तो वो गिल्स, मछली के आकार में जब होता है तो वो गिल्स से सांस लेता है। त्वचा से कब होता है? जब वो टेडपोल, जब कहते हैं वो एकदम किसके अंदर ये दबा हुआ होता है, सालों के बाद निकलता है, जब नीचे दबा हुआ होता है तो वो त्वचा से सांस लेता है। फेफड़ों से जब लेता है वो जब बाहर होता है। ठीक। तो तीनों चीजों से सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को जितना पीट पीट के उसको पतला चादर के रूप में बनाना, इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक। आघात वर्धनीयता कहते हैं इसको। किसी वस्तु को पीट पीट कर चादर के रूप में बदलना। तो जितना ज्यादा उसको पीट पीट कर जितनी पतली चादर बनाई जाती है, तो जितना पतला हो जाएगा वो उसकी आघात वर्धनीयता उतना ही ज्यादा होती है। ठीक। तो सबसे ज्यादा तो सोने की होती है, लेकिन यहाँ पे सोना ऑप्शन है नहीं, तो उससे पहले चांदी, उससे पहले क्या हो जाएगा आंसर इसका? चांदी हो जाएगा। ठीक। सोडियम एक ऐसी होती है, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। सोडियम एक मुलायम धातु होती है। क्या होती है? सोडियम एक मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। एल्यूमिनियम है। चलिए इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन, चंद्रमा की सतह पर भार कितना है? 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? चंद्रमा पर, चंद्रमा पर भार कितना दिया है? 300 न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का भी होता है और भार का भी मात्रक होता है। ठीक। और पृथ्वी पर बता पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर वजन कितना हो जाएगा, ये भार कितना हो जाएगा? तो पहले देखो, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 होता, मतलब है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी पर जितना होगा उसका 1/6 भाग चंद्रमा पे होगा, और जितना अगर चंद्रमा पे है तो उसका 6 गुना पृथ्वी पे होगा। तो जैसे यहाँ पे आपका 300 न्यूटन चंद्रमा पे है, तो पृथ्वी पे कितना हो जाएगा? 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन। पृथ्वी पे कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अवक्रियाशील है? अवक्रियाशीलता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई चीज या कोई भी तत्व कितना
क्रियाशील है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, चाहे एक लिस्ट में कुछ तत्व हैं जो उनको याद करना पड़ेगा, कई सारे हैं, तो उनको याद कर लो। हम लिखा देते हैं। सबसे ज्यादा अपक्रियाशील क्या होता है, जैसे एक सीधी पंक्ति में लिख लो, फिर हम याद करने का बताते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब क्या हो जाएगा, पारा, Ag और फिर Au। ठीक, ये इसमें सबसे अपक्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम सबसे अधिक अपक्रियाशील। अपक्रियाशील सबसे अपक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसमें होगी, पोटेशियम में, और इधर से इधर जाएंगे तो घटते हुए जाएंगे। यहाँ पे इसकी सबसे क्या है, अधिक है, और इसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, और सोने की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। पोटेशियम सबसे अधिक, सोना की सबसे कम। अब इस क्वेश्चन का अगर हमको आंसर निकालना है, ठीक, तो कैल्शियम देखिए यहाँ पे है, इसका यहाँ पे लेड हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, निकिल इसमें नहीं है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, कैल्शियम की, फिर इसके बाद किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की, फिर इसके बाद किसकी हो जाएगी, लेड की, और फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, निकिल की। तो सबसे ज्यादा अपक्रियाशील कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक, इस अगर अपक्रियाशीलता से क्वेश्चन आएगा तो इस लाइन से ही क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा इससे आता है, इस लाइन को याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो रेडियोधर्मी तत्व जिनसे ऊर्जा निकलती रहती है, तो देखो यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है, थोरियम भी है, ठीक है। इसके बाद आपका प्लूटोनियम, जो प्लूटोनियम होता है ये एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है। बाकी टाइटेनियम भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ये भी आपका टाइटेनियम भी रेडियोधर्मी तत्व होता है। रेडियोधर्मी तत्व का मतलब होता है जिनसे ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है, या इसका मात्रक क्या होता है, क्यूरी भी होता है ना, और बेकुरल भी होता है, बेकुरल। रेडियोधर्मिता नापी किससे जाती है, तो रेडियोधर्मिता को मापा किससे जाता है, गीगर मूलर काउंटर द्वारा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा इसकी रेडियोधर्मिता नापी जाती है किसी भी तत्व की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाती है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। न्यूटन का लॉ बहुत पढ़ा होगा, पढ़ते आ रहे हैं लगातार।
तो पहला ऑप्शन है इसमें गति का प्रथम नियम, दूसरा गति का पहला नियम और दूसरा नियम, तीसरा गति का तीसरा नियम और चौथा है गति का दूसरा नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे निकलती है और झटका पीछे की ओर मारती है। ठीक, तो जितना तेजी आगे से भागेगा उतना तेज पीछे बंदूक भागेगी, झटका मारेगी। तो इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और ये किसमें आता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और साथ में ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सारे नियम गति या उदाहरण सारे गति के तृतीय नियम वाले ही होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका नाव का पीछे की ओर, जब नाव से कूदते हैं तो नाव का पीछे की ओर, नाव का पीछे हटना। जब नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर, हम आगे बढ़ते हैं तो नाव पीछे की ओर भागती है। रॉकेट का उड़ना, जो रॉकेट होता है, रॉकेट ऊपर जाता कैसे? तो रॉकेट से जितना प्रोडोदक नीचे की ओर निकलता है, गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, उतना वो आगे की ओर भागता है। तो रॉकेट का उड़ना हो जाएगा। नाव को अगर चलाना है तो हमको जो खेने के लिए जो डंडा होता है उसको पीछे को ढकेलते हैं तो नाव आगे की ओर जाता है। ठीक, तो ये भी इसी का उदाहरण होता है। संवेग संरक्षण के लिए एक फार्मूला होता है, m1v1 बराबर m2v2। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लगते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे न्यूटन का प्रथम जो नियम होता है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पता होगा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ में ही न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलता है हमको? न्यूटन के द्वितीय नियम से, यहाँ पे लिखा है, न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है बराबर ma। और गति के न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण के जितने एग्जाम्पल हैं सारे इसी के होते हैं। साथ में गति के तृतीय नियम जो होता है उससे गति की बल की प्रकृति, ठीक, तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता लगता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? शुष्क लिटमस पेपर पे अगर शुष्क HCl की क्रिया को करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करना, नीले लिटमस पेपर पर सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, चौथा है नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि ये HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है और लिटमस पेपर को बदलना है। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी अम्ल होते हैं सब जल के साथ अपक्रिया करके, ठीक, जली रूप में अपक्रिया करते हैं तभी उनकी क्रिया होती है। शुष्क रूप में उनकी क्रिया नहीं होती है। इसमें कहा गया ना शुष्क HCl और शुष्क लिटमस पेपर, मतलब सूखा, सूखे में कोई क्रिया नहीं होती है।
अगर अम्ल कोई क्रिया करेगा तो उसमें जल जरूर होना चाहिए, इसलिए क्या होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, तो नीला लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क रहेगा तो कोई क्रिया नहीं होगी, अगर जलीय रूप है HCl का तो क्रिया होगी। ठीक है, और तो पता ही है अम्ल लाल लिटमस पेपर को किस में कर देता है, ये नीले को लाल में कर देता है। इसकी एक ट्रिक पड़ी होगी, अनिल। अनिल का मतलब है कि अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? लाल में, लाल लिटमस पेपर में। ठीक, अम्ल। उसी का उल्टा कर देते हैं तो क्षार हो जाता है, क्षार लाल को नीले में कर देता है। ठीक है, चलिए HCl से क्वेश्चन अगर हम पूछें तो जो HCl होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में तो खाना पचाने का कार्य होता है। ठीक, इसको तेजाब भी कहते हैं एक HCl। अम्लराज बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, अम्लराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक, तरंग वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है पेपर में। ठीक, तो न्यूमेरिकल है, इसको लगाना है। सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। एक तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है। आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति किसमें नापते हैं? एन। एन का मान दिया है 4 किलो हर्ट्ज। 4 हर्ट्ज होता है तो केवल 4 लिखते हैं, किलो हर्ट्ज है तो मतलब है कि 3 जीरो बढ़ा लो इसमें, किलो मतलब 1000 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर, तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी दिया है, दूरी दिया है 3.2 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, 1000 मीटर से गुणा करके। ठीक, तो मीटर बदल जाएगा। पूछा गया है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहले हमको चाल निकालना पड़ेगा इन दोनों से। फार्मूला होता है v बराबर एन लेमडा। क्या होता है? v बराबर एन लेमडा। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। पहले चाल बराबर क्या हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा 4000 हर्ट्ज इंटू लेमडा का मान कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी चाल हो गई। ठीक है, ये हमारी चाल होगी। अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 के आगे 4 जीरो, ये हमारी चाल हो जाएगी। ठीक, किसमें चाल हो जाएगी? ये चाल आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेकेंड। और दूरी दी है हमको मीटर में, तो बताना है समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी की जगह पे हम रख देंगे 3.2 इंटू 1000, तो यही हो जाएगा। अभी तो मीटर में है। ठीक है, बटे में 4 लिख यहाँ रख देंगे, 16 के आगे 4 जीरो। अब यहाँ पे ऊपर मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमको एक बार ऊपर 100 से और गुणा करना पड़ेगा, तभी ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम हल कर लेंगे, तो नीचे 4 जीरो, ऊपर के भी 4 जीरो, 3 जीरो यहाँ के, 1 जीरो इसको काट देंगे, दशमलव से 1 जीरो और काट देंगे, तो ऊपर बचेगा 32, नीचे बचेगा 16।
डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट, सबसे पहले समझ लो, कॉपर सल्फेट जो होता है एक अम्ल होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करेगा? तो हमने बताया कि अगर अम्ल है तो अम्ल तो पता ही क्या करता है, कि क्षार होता है। बताइए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। लाल लिटमस को नीचे रंग में परिवर्तित करता है, लाल नीला दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। ठीक, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो अम्ल ये आपका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट एक अम्ल होता है। ठीक, कॉपर सल्फेट CuSO4, एक ये अम्ल होता है। और अम्ल पता है क्या करता है? अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, नीले को लाल में। मतलब है कि नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, चलिए देखो, पता चल गया कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा, क्योंकि यही दो मेनली नदी आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी, केजी बेसिन का नाम सुना होगा, केजी बेसिन, केजी बेसिन आंध्र प्रदेश में है। केजी मतलब कृष्णा और गोदावरी, के से कृष्णा, जी से गोदावरी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र केजी बेसिन कहलाता है। इन दोनों नदियों के से सिंचित क्षेत्र केजी बेसिन होता है। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल, मतलब हर चीज पैदावार होती, चावल ज्यादा होता है, तो इसको केजी बेसिन कहते हैं। और इसी के डेल्टा पे क्या है स्थित है? कोलेरू झील, कोलेरू झील। ठीक है, चलिए कभी स्टैटिक के क्वेश्चन भी करा देंगे। अगला देखो क्वेश्चन, चार तत्वों की परमाणु संख्याएं दी हैं। एक है फ्लोरीन, 9 पर ये आपका P15 क्लोरीन, या Cl17 आर्गन, Ar18। निम्नलिखित में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे? किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे? फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। किसके परमाणु या यहाँ पे रासायनिक गुण समान होंगे? किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे? किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे, ये बताना है। देखो, अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो रासायनिक गुण समान उनके होते हैं जो एक वर्ग में होते हैं, जो एक वर्ग में होते हैं। ठीक, उनके रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं, उनकी संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उन्हीं की समान होती है आपस में, एक ही वर्ग में।
अपने अपने वर्ग में सबके रासायनिक गुण समान होते हैं आपस में। ठीक, तो या तो ट्रिक याद हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इनके करेंगे तो फ्लोरीन का 9 होता है, 9 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के बाद 7, 7 दोनों हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद है आपका फास्फोरस 15, इसके करेंगे तो 2, 8, 10, 10, 5, 15 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्लोरीन, क्लोरीन 17 है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, 7, 17, और आपका आर्गन Ar, आर्गन करेंगे तो 2, आर्गन परमाणु क्रमांक कितना है 18, इसके करेंगे 2, 8, 10, 8, 18। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन समान है, मतलब उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन, यही इसका आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। और इसके बाद अगर हम वर्ग 17 के हैलोजन फैमिली को अगर पढ़ते हैं तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये पढ़ा होगा ट्रिक। तो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब हैलोजन फैमिली है। ठीक है, वर्ग 17 में आता है हैलोजन फैमिली, और पूरा वर्ग है तो इसके सबके रासायनिक गुण आपस में समान होंगे। सारे क्या है, नेगेटिव तत्व होते हैं। जिसमें फ्लोरीन के बारे में पढ़ा होगा, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व, आवर्त सारणी का सबसे ऋणात्मक तत्व, सबसे ऋणात्मक तत्व है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कौन बनाता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाता है कौन, क्लोरीन। ब्रोमीन पता है कि द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखिए, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा, बताइए जल्दी से, फिजिक्स वालों जल्दी से बताइए। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण बताइए जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं आपतन, ये अभिलंब हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो लाइन यहाँ से इधर से किरण जो आती है और यहाँ से किरण इधर जाती है। ठीक, तो इधर से ये किरण इधर आती है, इसको आपतित किरण कहते हैं। इधर से किरण इधर जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। इसको साइन आई और साइन आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, ये आर होता है। ये कोण आपस में बराबर होते हैं।
इसमें कहा गया कि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ, ये मान लो कि एक दर्पण है, इसमें कहा कि समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 20 है तो इंसिडेंट रे मतलब आपतन कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है पूरा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा, क्योंकि ये 20 है, इसके साथ अगर ये 20 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आई और आर दोनों बराबर होते हैं। तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण बताना है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, ये वाला कोण बताना है, ये पूरा कोण बताना है, इन दोनों किरणों के बीच का कोण ये वाला। तो 70 और 70 कितना हो जाएगा 140, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।